नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक शाह और आज का मेरा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंपॉर्टेंस और इसके कुछ फीचर्स जाने थे। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बात करें आज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस की, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस की। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस से हम लोग यही समझ सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा जो कंपनी है कौन सा स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्या उसको बनाना, प्लानिंग किस चीज़ का वो प्लानिंग कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स का, यानी कि लेबर। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई फ्यूचर में नया प्रोडक्ट बनने वाला है तो उस प्रोडक्ट के बनाने के लिए उसको कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, कितने लेबर चाहिए, ये फोरकास्ट करना होता है, ये उनका प्रोसेस होता है। तो चलिए इसे हम लोग आज पूरे डिटेल्स में जानेंगे। द प्रोसेस ऑफ द HR प्लानिंग बिगिंस विद कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजीज, both external and internal assessments of HR needs and supply sources must be done, and forecast development. Key to assessing internal human resources is having solid information which is accessible through a human resource information system. The purpose of effective human resource planning is to ensure that a certain desired number of person with the correct skill will be available at some specified time in future. तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस में बताया गया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान होता है, HR प्लानिंग, वो बस दो ही चीज़ पे काम आता है, दो ही चीज़ को वो कंसिडर करता है। एक होता है उस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स और एक होता है वो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजी, कि वो क्या स्ट्रैटेजी और क्या ऑब्जेक्टिव से वो प्रोडक्ट को बनाना चाहता है या फिर एम्प्लॉय को इकट्ठा करना चाहता है। इसमें दो तरह के फोर्सेस का काम ज़्यादा होता है, नीड ज़्यादा होता है और उनका सप्लाई सोर्स कितना होने वाला है, और उनको ये फोरकास्ट का मतलब होता है कि अनुमान लगाना। वो अनुमान लगा सकते हैं, इतना अनुमान लगा सकते हैं कि आगे उनको फ्यूचर में कितने सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए। और वो दो कारण क्या होता है, दो सोर्सेज क्या होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल असेसमेंट्स। यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट जो है ह्यूमन रिसोर्स का सबसे सॉलिड इंफॉर्मेशन है, सॉलिड पार्ट है। ये क्या करता है, ये आपको एक्यूरेटली बता सकता है कि मुझे फ्यूचर में 10 एम्प्लॉय का ज़रूरत है, 50 एम्प्लॉय का ज़रूरत है, 10,000 एम्प्लॉय का ज़रूरत है या फिर कितना एम्प्लॉय का ज़रूरत है। ये हम लोग को शॉर्टली हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि हम लोग फ्यूचर में कितना बजट लगाने वाले हैं, कितना रॉ मटेरियल्स लगाने वाले हैं, ये सब। फिर और ये जो होता है, ये उन्हीं लोगों को जो ये प्रोसेस, ये प्लानिंग रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस जो होता है, ये बस उन्हीं लोग को रिक्वायर करता है जिनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स पाए जाते हैं और जो उस काम के लिए उसका स्किल ज़रूरत होता है, उन्हीं को रिक्वायर किया जाता है। कि अगर आपको यहाँ पे टैली चलाने आता है लेकिन वहाँ पे रिक्वायरमेंट है एक्सेल का, तो आपको वहाँ पे रिक्वायर नहीं किया जाएगा, आपको वहाँ पे रिक्वायर किया जाएगा जहाँ पे टैली का ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि जहाँ पे आपका मैनेजिंग डिसीजन, जहाँ पे आपका डिज़ाइन, आपका स्किल कि आप प्रोडक्ट में क्या डिज़ाइन देने वाले हैं या फिर कौन कौन सा रॉ मटेरियल्स लेके आने वाले हैं, कहाँ से लेके आने वाले, ये स्किल आपके अंदर है। मैनेज, किसी भी इवेंट को मैनेज करने का स्किल आपके अंदर है, तो फिर आपको उस डिपार्टमेंट पे लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। और इसे हम लोग समझने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट डिवाइड किए हैं। द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस कैन बी लॉजिकली डिवाइडेड इनटू 3 कॉन्सेप्ट्स। वर्किंग आउट द ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग, यानी कि उन पे काम करना कि उनका जो डिमांड है, ह्यूमन रिसोर्स का डिमांड है, उसे फोरकास्ट करना। फिर वर्किंग आउट द ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग, कि उनका जो प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है उसका सप्लाई वो किस तरीके से कर रहे हैं उसका अनुमान लगाना। इनिशिएटिंग ह्यूमन रिसोर्स एक्शन, फिर उन सब का जो उनका जो प्रोडक्ट का सप्लाई हो रहा है या फिर डिमांड हो रहा है, उनको वो किस तरह से उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है एक्शन ले रहा है।
ये करना। तो ये 3 कॉन्सेप्ट है, इन तीनों कॉन्सेप्ट में हम लोग अच्छे से आज हम लोग जानेंगे और आज ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट जो है पूरा खत्म करेंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग से हम लोग शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग स्टार्ट्स विद द फोरकास्टिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट बिकॉज इट इज always important for the management to first identify clear the number of people required in future, and then the entire process starts. Resource demand forecasting is often subdivided into long range and short range forecast because there are certain requirements of human resource for the long term, and at times the human resource requirement is to meet the short term objectives, goals and targets. तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डिमांड फोरकास्टिंग में क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लान करता है, ये अनुभव करता है या फिर ये फोरकास्ट करता है कि उनको फ्यूचर में कितने सारे एम्प्लॉयज़ का, कितने सारे ह्यूमन रिसोर्स का रिक्वायरमेंट होने वाला है और वो कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है और वो कब तक चलने वाला है। इसको क्लियरली उन लोग को आइडेंटिफाई करना होता है कि मुझे 10 ही लोग चाहिए या फिर 50 लोग चाहिए, फिर 10-12 लोग चाहिए। ये उनको क्लियरली बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है। और फिर इनमें वो ह्यूमन रिसोर्स जब उनका मिलने लगता है, जब प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो फिर वहाँ पे वो 2 तरीके की डिवीज़न करते हैं, एक शॉर्ट रन के लिए और एक लॉन्ग रन के लिए, कि कौन सा प्रोडक्ट, जैसे कि मैं अपनी कंपनी में 2 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, एक साबुन और एक शैम्पू, और उस शैम्पू और साबुन को बनाने के लिए मुझे अलग अलग एम्प्लॉयज़ चाहिए, अलग अलग लेबर्स चाहिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि मैं कौन सा प्रोडक्ट को अपना सबसे ज़्यादा दिन तक चलाना चाहता हूँ, शैम्पू को चलाना चाहता हूँ या फिर साबुन को चलाना चाहता हूँ। तो मैं उस हिसाब से भी एम्प्लॉयज़ को अपना बांटूंगा और उसे फोरकास्ट करके बांट के रखूँगा कि अगर मुझे फ्यूचर में अगर 5-6 साल बाद शैम्पू बंद करना पड़े तो मैं उन एम्प्लॉयज़ को जो है हटा दूंगा। और जो लॉन्ग रन के लिए है, यानी कि जो साबुन है वो मैं करीब 50 साल 60 साल तक चलाऊँगा, तो उसे मैं अलग रखूँगा कि मुझे ये एम्प्लॉयज़ जो है ज़रूरी है और मुझे ये चाहिए ही चाहिए, इनका वो रिक्वायरमेंट होता है। और फिर इनसे यही चीज़ होता है कि जो भी शॉर्ट टर्म के लिए हैं उनको अगर कभी फ्यूचर में हम लोग को लॉन्ग टर्म में लॉन्ग रन बिजनेस में ज़रूरत हुआ तो उनका जो काम है वो तुरंत हमें मिल जाए, उनका ज़रूरत जो है वो तुरंत मिल जाए और हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है वो अचीव सही से हो पाए। फिर लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लंबे समय तक जो प्रोडक्ट मैं चलाने वाला हूँ, लंबे समय तक जिस एम्प्लॉय का मुझे ज़रूरत है उसके बारे में मुझे अनुभव करना है, उसके बारे में मुझे समझना है, उनके बारे में मुझे फोरकास्ट करना है कि मुझे इसे कितने दिन तक चलाना है। बेसिकली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फोरकास्ट the exact number of people required for future. Still, those responsible for planning human resource requirements must be aware of the must be aware of the number of basic factors which should be taken into consideration so that the forecasting can turn out it to be accurate to ए सर्टेन एक्सटेंट। फिर ये बेसिकली ये तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि किसी भी एम्प्लॉय को तुरंत एग्जैक्ट नंबर बताना कि मुझे 10 ही लोग का ज़रूरत है या फिर 50 लोग का ही ज़रूरत है, फ्यूचर में मुझे कितने लोगों का ज़रूरत है, ये फोरकास्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे वो क्या होता है, ये ह्यूमन रिसोर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उनको कितने लोग चाहिए अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। और एक्यूरेट, तो उन्हें एक्यूरेट नंबर ऑफ पीपल जानने के लिए कितना चाहिए, तो वहाँ पे उन लोगों ने कुछ और कॉन्सेप्ट बनाए हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है द फर्म्स लॉन्ग रेंज बिजनेस प्लानिंग। तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज बिजनेस को चलाने के लिए उनका भी एक प्लान होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द लॉन्ग रेंज बिजनेस प्लान फॉर द फर्म फॉर एग्जाम्पल, if a firm wants to go in the automation or wants to bring in more of computers and replace the manpower with technology, this factor needs to be taken into consideration for working out the future manpower requirements। तो यहाँ पे ये important होता है समझना कि लॉन्ग रेंज बिजनेस में मुझे क्या ज़रूरत है, उस फर्म में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ज़रूरत है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मशीन का ज़रूरत है, कंप्यूटर का ज़रूरत है। तो उन मैन पावर के जगह में वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं मैन पावर के साथ, और ऑटोमेटिक के लिए उन लोग जो है कंप्यूटर और मशीनरी का यूज़ करते हैं ताकि जो काम है जल्दी से हो पाए उनका, और फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट आने वाला है मैन पावर का
वो कम रहे, ताकि मेरा जो मशीन है वही काम ज़्यादा कर सके। फिर डेमोग्राफिक, द लाइकली चेंजेस taking place in the demographic profile of people in the years to come is another important parameter which needs to be taken into consideration while working out the human resource requirements, as the overall rate of growth of the labor force depends to a large extent on the percentage of population in the age group of 18 to 65। फिर डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में क्या होता है कि वो लोग का जो पीपल का प्रोफाइल उन्हें जानना पड़ता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ है या फिर जो लेबर है वो कितने साल तक वो चला पाएंगे, और उनका कम से कम पॉपुलेशन जो है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एज ग्रुप जो है वो 18 से 65 की उम्र में होना चाहिए। अगर 65 से ज़्यादा हो तो उनको काम नहीं मिल पाएगा, और 18 से कम हो तो वो काम उनको नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी देखना पड़ता है कि उनका जो प्रोफाइल है वो 18 से 65 साल के उम्र तक का है या नहीं है। और फिर आता है इकोनॉमिक कंडीशन, मूवमेंट्स फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू रीजन। रीजन का मतलब होता है यहाँ पे, रिसीजन का मतलब होता है मंदी, मंदी का बाजार जो बोला जाता है। एंड बैक टू प्रॉस्पेरिटी पोज कंसिडरेबल प्रॉब्लम्स फॉर द एचआर एग्जीक्यूटिव्स। यहाँ पे जो मंदी का बाजार होता है वो मूवमेंट करता है, कई बार सही होता है, कई बार खराब होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो एचआर एग्जीक्यूटिव्स को होता है। बेसिकली इकोनॉमिक प्रेडिक्शन आर कंसिडरेबली डिफिकल्ट टू मेक विथ एक्यूरेसी। सम कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन to the level of economic activity in planning for human resource requirement। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है इकोनॉमिकली प्रेडिक्शन होता है, कंसिडर होता है, और उन्हें डिफ़िकल्ट भी होता है कि एक्यूरेटली मुझे कितने लोगों का ज़रूरत है, कितना हम लोग का लेवल बढ़ने वाला है, कितना घटने वाला है, वो प्लान करना मुश्किल हो जाता है। ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स उनका मुश्किल हो जाता है कि किनको रखें और किनको नहीं रखें। फिर आता है टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स। टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स, एडवांस इन टेक्नोलॉजी हैव डिफाइंड इफेक्ट्स ऑन द नेचर एंड मिक्सचर of job available। For example, advance in computer technology resulted in a decrease in the number of bookkeepers and increase in the number of computer programmers। The use of robots in which some of kind of human labor is also beginning to take off। टेक्नोलॉजी ट्रेंड, टेक्नोलॉजी से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स को कम किया जा रहा है, उनके अलावा उनको कम करके कंप्यूटर और मशीनरी का यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। मैन पावर जो है वो लोग सिर्फ मशीनरी और कंप्यूटर का यूज़ करके कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कर रहे हैं, जिनको रिजल्ट भी उनका अच्छा मिल रहा है। और जिसमें क्या होता है कि जो बुक कीपर्स है, जो बुक को फॉलो करते हैं, उनका डिमांड कम हो रहा है, और जो कंप्यूटर प्रोग्राम करके आए हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, उनका नंबर जो है वो बढ़ रहा है, उनका इंक्रीज हो रहा है किसी भी फर्म में, उनका रिप्लेसमेंट, उनका प्लेसमेंट का जो है इंक्रीजमेंट हो रहा है। फिर सोशल ट्रेंड्स, दिस सोशियो कल्चर ट्रेंड्स प्रिवेलिंग इन एन इकोनॉमी आर अनदर इम्पॉर्टेंट parameter affecting the human resource planning, as it directly influence the number and the nature of people seeking jobs, especially in case of women and people from minority groups। The social factors also play an important role in affecting the movement of labor from rural and urban areas, which again has its impact of human resource planning। तो यहाँ पे क्या होता है ह्यूमन सोशल ट्रेंड्स में कि जो भी अभी मार्केट में ट्रेंड पे चल रहा है कि फटा हुआ जीन्स चल रहा है, या फिर फुल अच्छा कपड़ा जीन्स चल रहा है, हाफ शर्ट चल रहा है, गर्मी का टाइम है, ठंडा का टाइम है, बरसात का टाइम है, ये ट्रेंड देखकर मार्केट में उस प्रोडक्ट को बनाना है, और उस प्रोडक्ट को कितना टाइम लगे बनाने में ये भी सोच समझ कर बनाना पड़ता है उनको। और उसके बाद उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना एम्प्लॉयज़ का जरूरत है, कैसे एम्प्लॉयज़ का जरूरत है, वो भी ध्यान में रखा जाता है कि अभी वोमेन का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, मेन का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, चिल्ड्रन का ज़्यादा डिमांड चल रहा है, इन सभी को लेके चलना पड़ता है। और ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों में काम करता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब बात करें शॉर्ट रेंज ऑफ फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज
Though long range planning may appear to be luxury to most firms, the HR executives does require same lead time to provide the manpower required by the firm in the short run. यहाँ पे जैसे कि लॉन्ग रेंज प्लानिंग होता है, ठीक उसी तरह से उतना ही लग्जरीली शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग भी किया जाता है. इसमें एम्प्लॉयज़ को उसी टाइम के लिए देखा जाता है कि जब तक उनका प्रोडक्ट सही तरीके से चल रहा है, उनका प्रोडक्ट का डिमांड सही टाइम तक है, उतना ही उन लोग को रिक्वायर किया जाता है, उतना ही टाइम के लिए. यहाँ पे हम लोगों ने फिर से कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं. प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड बजट्स. स्पेसिफिक sales forecasting for the company year must be translated into manpower for all other departments need to be worked out in the light of production program, purchase requirements, research and development, and finance department activities. Some plans must be made considering the amount of work that each segment of the firm is expected to accomplish during some coming period, and manpower requirements need to be worked out accordingly. यहाँ पे प्रोडक्शन शेड्यूल्स एंड बजट्स में क्या होता है कि उन लोग को सेल को अपना स्पेसिफिकली फोरकास्ट करना पड़ता है और उनको अपना वर्क प्लान वेरियस पार्ट में बदलना पड़ता है, वेरियस पार्ट में बांटना पड़ता है. और यहाँ पे लाइट ऑफ द सेल फोरकास्ट रिक्वायरमेंट मैन पावर डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट को लेकर फोरकास्ट करना पड़ता है कि उनका डिपार्टमेंट से जो प्रोडक्शन का सेल है वो कैसा है, और उसमें प्रोडक्शन प्रोग्राम, परचेज रिक्वायरमेंट्स, वो क्या खरीद रहे हैं, क्या बना रहे हैं, किस चीज़ पे रिसर्च चल रहा है, किस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है, उनका फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्टिविटीज़ कैसा है, ये सभी पे उन लोग ध्यान देते हैं. और कुछ कुछ प्लान्स ऐसे भी होते हैं जिनमें उनका वर्क जो होता है, सेगमेंटेशन जो होता है वो सही तरीके से होता है, और उनका आने वाला जो रिक्वायरमेंट होता है वो कैसा होता है, उन सभी के बारे में जानकारी हासिल करना होता है. और फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स. The basic goal of objectives to be followed by the human resource department also play an important role in working out the human resource requirements. Example, if the goal is to hire some minimum percentage of minorities or females in the workforce, these definitely will be taken into consideration while working out the human resource planning. ह्यूमन रिसोर्स ऑब्जेक्टिव्स में सबसे बेसिक गोल और सबसे ऑब्जेक्टिव यही होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कि वो उनका जो रोल है वो सही तरीके से यूज़ करे, उनका जो वर्किंग आउट जो रिक्वायरमेंट है वो सही तरीके से हो. जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे बोला गया कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटीज़ और औरतों को लिया जाए वर्कफोर्स में, जिनसे उनका काम जो है सही तरीके से और प्लान के मुताबिक होता रहेगा. और वोमेन्स को यहाँ पे लेने का एक ही कारण होता है, फीमेल एम्प्लॉयज़ का लेने का, कि उन लोग के पास आइडियाज़ बहुत सारे होते हैं, उन लोग को आइडियाज़ देखने को बहुत सारे मिलेंगे, उन लोग को मार्केट के बारे में अच्छा से मालूम होता है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है और क्या आने वाला है, उनको ये चीज़ का आइडिया ज़्यादा होता है. तो यहाँ पे उनका रिक्वायरमेंट भी मिनिमम परसेंटेज पे होता है. फिर रीलोकेशंस और मर्जर्स. The recession of the early 1990s saw major retrenchments on the part of many firms. The reduction in workforce that flows such major changes as mergers, acquisitions, relocation, or plant closures are particularly stressful for not only the employees involved but also for the HR executives. The HR people should always be informed about such changes as soon as possible so that they should be able to make arrangements to adjust the manpower whenever required and ensure the termination of employees in a nice and congenial atmosphere. Thus, resource demand forecasting, whether long range or short range, gives the management an idea about the number and nature of people required in future, and the human resource planning process starts from here. यहाँ पे क्या होता है कि रीलोकेशन और मर्जर्स का जरूरत होता है. 1919 में मेजर
रीट्रेंचमेंट ने एक पार्ट बनाया, एक फर्म का, बहुत सारे फर्म का पार्ट बनाया और उसमें वर्कफोर्स को रिडक्शन किया है और उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस और मर्जर्स को रिलोकेट किया है ताकि जो एचआर एग्जीक्यूटिव है वो स्ट्रेसफुली काम कर सके और उनका जो उनका जो एम्प्लॉयज़ है उस पर्पस में, उस प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं हो सके। इस तरीके से उन लोगों ने अपना प्लान को बनाया है, रिलोकेट किया है और उसमें इंफॉर्मेशन भी चेंजेस लाए हैं, इंफॉर्मेशन लाए हैं नया नया। यहाँ पे सब कुछ चेंज किया गया है, अरेंजमेंट किया गया है, एडजस्टमेंट अरेंजमेंट जो भी होता है मैन पावर का, ये सब किया गया और यहाँ से जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है। फिर अब हम लोग यहाँ पे बात करें दूसरा नंबर कॉन्सेप्ट का, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने डिमांड फोरकास्ट कर लिया कि मुझे किन किन लोगों का जरूरत है और कैसे लोगों का जरूरत है। अब हम लोग को जरूरत है कि सप्लाई फोरकास्ट करने की, जो मैंने उन लोगों के साथ मिलके प्रोडक्ट बनाया है उसका सप्लाई कैसे हो रहा है। थ्रू द अवेलेबल सप्लाई ऑफ ह्यूमन टैलेंट वुड appear to be easier to determine than project needs. There are number of complexities in this decision as well. यहाँ पे जो भी सब ह्यूमन टैलेंट को मिला है, ह्यूमन टैलेंट जो सप्लाई हम लोग को अवेलेबल हुआ है, उसमें अब ये हम लोग को देखना होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट में कौन से एम्प्लॉयज़ का ज़रूरत है। और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी डिसीजन भी होता है कि कौन, क्या पता कितना नंबर ऑफ पीपल जो है दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे काम में चला जाए और कितना कम दूसरे काम में आ जाए। तो यहाँ भी हम लोगों ने कुछ यूजुअली फैक्टर्स लगा के रखे हैं, नए नए फैक्टर्स बनाए हैं। करंट इन्वेंट्री, मेंटेनिंग प्रॉपर पर्सनल रिकॉर्ड्स आर एसेंशियल टू इंडिकेट द अवेलेबिलिटी of talent in various jobs, unit and divisions within the firm. For example, an inventory card should be maintained by the organization so that whenever there is a requirement for human resource, the first thing an organization should do is to check the ability from within. If possible, the requirement should be filled in front from within, and if not possible then the entire hiring process should start. तो यहाँ पे करंट इन्वेंट्री का मतलब ये होता है कि जो प्रोजेक्ट वो बनाने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में पहले से जो, या फिर उस कंपनी में जो पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे या फिर लेबर काम कर रहे, पहले उनका ही देखना होता है कि वो उस काम को कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या उनके पास वो आइडिया है या नहीं है, उनके पास वो स्किल है या नहीं है। अगर वो स्किल है, वो आइडिया है, तो वो एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट नहीं करेंगे। और अगर उनके पास स्किल नहीं है, आइडियाज़ नहीं है, या फिर किसी का रिटायरमेंट हो गया, रिप्लेसमेंट होने वाला है, तो फिर वो जाके रिक्वायरमेंट करेंगे। तो यहाँ पे उन लोग का जो है रिक्वायरमेंट शुरू होता है। फिर यहाँ पे होता है प्रोडक्टिविटी लेवल्स। प्रोडक्टिविटी लेवल्स, फ्यूचर प्रोजेक्शन ऑफ रिसोर्स नीड्स आर ऑफन मेड ऑन द basis of past experience. As technology improves the productivity levels of a workforce, the number of person required per unit of output will decline. So it is important for the organization to consider the productivity level to forecast the future workforce requirements. यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल में क्या होता है, फ्यूचर प्रोजेक्शन रिसोर्स को लेकर चला जाता है, उनके नीड्स को समझा जाता है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उनको काम करना पड़ता है। और जैसे जैसे इनका टेक्नोलॉजी जो बढ़ता है, उनका प्रोडक्टिविटी लेवल भी जो है वर्कफोर्स द्वारा बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट जो होता है पर यूनिट वो कम होता जाता है, उनका आउटपुट जो है वो डिक्लाइन होता जाता है, जिससे जो है बेरोजगारी भी कई बार ऐसा होता है कि बढ़ जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि जो 10 लोग मिलके एक काम करते थे, वो 10 लोगों का काम एक खुद कंप्यूटर या मशीनरी कर ले रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लेवल को भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर टर्नओवर रेट क्या होता है, द रेट ऑफ टर्नओवर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर अफेक्टिंग द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फॉर फ्यूचर. The turnover task into consideration separation, quits, discharge, retirement, death, replacement, etc. The rate of turnover can be calculated within the help of formulas such as number of people leaving the organization by average number of persons in the organization into 100. तो यहाँ पे मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि जो भी
सेपरेशन होता है, जो भी टर्नओवर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसको वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फ्यूचर में देखता है कि कौन डिस्चार्ज होने वाला है, किसका काम छूटने वाला है, या फिर किसका डेथ हो गया है, या किसी का रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे उन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। वो कैसे? नंबर ऑफ पीपल लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इनटू 100 से। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है। टर्नओवर रेट हैज टू बी टेकन इनटू consideration because the management will be making the arrangements for future manpower requirements. Keeping this into mind, an organization having a high rate of turnover will have to go to frequent hiring exercise and vice versa. तो यहाँ पे उन सभी को ध्यान में रखते हुए सभी को काम करना पड़ता है। फिर एब्सेंटिज्म रेट। Absenteeism is the title given to a condition that exists when a person fails to come to work when properly scheduled to work. The most common measure is the percentage of scheduled time lost and is computed as follow. यहाँ पे एब्सेंटिज्म रेट का मतलब होता है कि कई लोग ऐसे होता है कि काम पे सही टाइम पे नहीं आ पाते हैं, तो उनको भी कैलकुलेट करने का यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला रखा है। तो नंबर ऑफ पर्सन डेज लॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ पर्सन इनटू नंबर ऑफ वर्किंग डेज इनटू 100। यहाँ से जो है उस एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म जो है कैलकुलेट कर दिया जाता है कि वो कितना काम किया है और कितना काम नहीं किया है। यहाँ पे हो गया एब्सेंटिज्म रेट। उसके बाद आता है मूवमेंट अमॉन्ग जॉब्स। मूवमेंट अमॉन्ग जॉब्स का मतलब होता है कि सम जॉब्स आर सोर्सेस ऑफ पर्सनल एंड अदर जॉब्स। फॉर एग्जांपल सेक्रेटरीज may be obtained by the promotion by typist, and branch managers are obtained from a pool of section managers through internal transfers. So it is important for the human resource executives to take such internal movements into account before finalizing the requirements for hiring from outside for meeting their future human resource requirements. All these factors clearly necessitate the need of take various things into account while working out the resource supply for future. यहाँ पे क्या होता है कि कई सारे ऐसे जो प्रमोशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ होता है कि अभी जैसे कि मैंने किसी को अपना सेक्रेटरी रखा है और सेक्रेटरी के बाद मैं उसका प्रमोशन कर देता हूँ किसी टाइपिस्ट में या फिर ब्रांच मैनेजर में या फिर किसी भी तरीके का मैनेजर या फिर नया दूसरा कोई काम उन्हें दे दिया गया है। तो यहाँ भी वही होता है कि अगर उनका काम या फिर अगर उनका रिप्लेसमेंट हो रहा है तो उनका रिक्वायरमेंट फिर शुरू हो जाता है कि मुझे अब कौन से लोगों की ज़रूरत है, कौन सा स्किल चाहिए अपने कंपनी के लिए। फिर आता है यहाँ पे तीसरा नंबर पॉइंट जो है हम लोग का इनिशिएटिंग ह्यूमन रिसोर्स एक्शन। इसे मुझे बताने का ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं इसे पढ़ता जाऊँगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द मैचिंग ऑफ प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स नीड्स with projected human resource available provides the basis for undertaking various action to ensure that supply will be available. Such action as the following can be undertaken. तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नीड जो होता है उनका एक ही नीड होता है कि जितने भी उनको ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल हुए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उनका जो वेरियस एक्शन है वो सही टाइम पे सही जगह पे यूज़ हो और स्पेसिफाई तरीके से यूज़ किया जाए। जैसे कि पहला हम लोग का एक्शन है हायरिंग। इन केस ऑफ प्रोजेक्टेड सप्लाई इज शॉर्ट ऑफ प्रोजेक्टेड डिमांड, द एडिशन ऑफ न्यू पर्सनल इज अ लाइकली पॉसिबिलिटी, कीपिंग द रेट ऑफ टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म एंड द मूवमेंट अमॉन्ग various job into amount. The organization has to work out the figures for conducting their requirement and selecting drive, training and development, career management, productivity programs. Training and development क्या होता है? In order to sharpen the skill of people on the job and to prepare them for transferring them to higher position in future, it is important to impart training and development to them constantly. Career management. It is to the advantage of the both employee and the firm that changes in job assessment be planned to form a career. HR department should have some system of recording and
ट्रैकिंग करियर्स मूविंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है प्रोडक्टिविटी प्रोग्राम्स। Improving productivity level will increase the supply of human resource available without increasing the number of personnel. Organized labor has also been involved in the process to participating in improvement quality of work life programs and agreeing to alter various work rules that hold down productivity. Reduction in workforce. In case of projected supply of human resources is in excess of projected demand, the firm may have to close plants and lay off personnel. A reduction in workforce is always a difficult process for everyone: the employee, the management, the union, the government, and the community. But in a competitive economic of today, such human resource action are not uncommon, so they need to be handled carefully. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।